चलिए शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित विश्व के महासागर, सागर, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय लवणता, महासागरीय नितर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है बता सकते हैं? तो प्रशांत महासागर। इजी है, इसमें हमको नहीं लगता चर्चा करना चाहिए। आपसे और सवाल पूछता है कि विश्व का बताइएगा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर क्या है? आर्कटिक महासागर। अच्छा, एक बात बताइए, कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं कि नहीं? महासागर 5 हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका है क्या है? तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, और चौथे नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी सागर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अंटार्कटिका है चौथे नंबर पे। आगे सवाल बनता है 5वें नंबर पे बनता है आपका जो कि सबसे छोटा महासागर है, जो कि आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो ये सवाल तो आपसे पूछता है, कैसे पूछता है ये जान लीजिए। पूछता है कि छिपता हुआ महासागर भाई किसे कहा जाता है? बता सकते हैं 5 महासागरों में किस महासागर को कहा जाता है छिपता हुआ महासागर? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। आगे सवाल है कि किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति का एक और नाम से जाना जाता है जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। और कोरल रीफ होता क्या है? तो कोरल रीफ जो होता है पानी के नीचे में एक चट्टान जैसी होती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ये पता है समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है, उसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। बस इतना जान लीजिए, सिंपल शब्द में यही है। अब देखिए सवाल क्या बना है, तो किस महासागर में प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रमुख रूप से देखा जाए प्रवाल भित्ति अगर आपको देखना है तो प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। ये महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है, तो प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्ति कहाँ मिलेगी? तो आपको प्रशांत महासागर में। आगे सवाल और बनता है कि विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में स्थित है। सवाल कैसे बनेंगे ये सुनिए। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम बताएंगे तो हम बताएंगे मरियाना ट्रेंच। आर्कटिक महासागर के बारे में आप क्या क्या पढ़े? छोटा महासागर है, छिपता हुआ महासागर है, 5वें स्थान पे आता है। अब सवाल बनता है क्या, और चलिए देखते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप एक महाद्वीप है जिसे मगन तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मगन तट। तो मगन तट जो है किस महासागर में स्थित है? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर में, जो कि सबसे छोटा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर में चौड़ा महाद्वीप आपको मिलता है, उस महाद्वीप का नाम है मैगन तट। आपसे ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा विश्व की सर्वाधिक चौड़ी महाद्वीप मैगन तट जो है किस महासागर में है? तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर में है। कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करती है? लीजिए, यही तो प्रशांत महासागर ही तो है। देखिए यहाँ पे स्पर्श करने की बात किया है, यहाँ पे स्पर्श की जगह पे पृथक भी दे सकता है। पृथक क्या दे सकता है? तो ये दे सकता है कि अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला महासागर का नाम बताएंगे, पृथक करने वाले महासागर का नाम बताएंगे तो प्रशांत महासागर बताएंगे। अग्नि वलय की बात करते हैं, वलय मतलब होता है रिंग जैसा होगा, वलय होगा, जिसे फायर वलय कर सकते हैं, है ना, फायर रिंग कर सकते हैं। तो अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो और किस में पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में। अधिकतर चीज प्रशांत महासागर में मिलेगा आपको। तो अग्नि वलय की उपस्थिति जो है किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है ही। बृहत पृष्ठ क्षेत्रफल वाला अगर बात करें, मतलब सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। तो बृहत हो गया कि नहीं, बड़ा हो गया कि नहीं? हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से है महासागर ये। अब देखिए अटलांटिक महासागर सबसे गहरा जो है, अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा भाग है को कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? बता सकते हैं? कौन सा ट्रेंच कहेंगे, कौन सा खाई कहेंगे? ट्रेंच को ही खाई कहा जाता है, ठीक है। तो इसका नाम जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे याद करिएगा। प्यूर, याद रखिए प्यूर टेरिको। क्या बोलिएगा? प्यूर, एकदम प्योर टेरिको, ऐसे बोल दीजिएगा, प्योर टेरिको ट्रेंच बोला जाए। तो
प्योर अलग लिख दीजिए, प्योर टेरिको बोला जाता है। तो प्योर टेरिको जो ट्रेंच है वो किस महासागर का हिस्सा है? तो ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और सबसे गहरा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का स्थान कितना था? दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। समझ गए? चलिए जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट महासागर। आपको 4 ज्यादा दिखेगा, 5वां को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कि सबसे छोटा जो है वो सही है। छोटा का वैल्यू है, लेकिन जो आपके चौथे नंबर पे आते हैं ना, उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं दिया गया है, जिसे दक्षिणी जो हम लोग महासागर के रूप में जानते हैं, है ना। तो चलिए हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए दक्षिणी महासागर जो आप देख रहे हैं वो भी हिस्सा आपका पड़ जाता है किसका? प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए वो 5वां स्थान नहीं माना जाता है। देखिए एक चौथे नंबर पे जो आता है अंटार्कटिका जो आता है महासागर, वो चौथे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर का उतना इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण सागर के नाम से जाना जाता है मतलब ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है वो। चलिए तो देख लेते हैं। महासागर है, क्षेत्रफल वर्ग किमी में बताना है, और सर्वाधिक गहराई वाला भाग मतलब गहरा भाग जो खाई है उसका बताना है। तो देखिए प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो इस बुक के हिसाब से ये आंकड़े सही हैं। तो प्रशांत महासागर जो है इसकी अगर क्षेत्रफल पूछे तो 16572374 याद रखिएगा। क्या है? प्रशांत महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे वर्ग किमी में तो हम बताएंगे 165723 वर्ग किमी में फैला हुआ है। कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा खाई कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। क्या है? मेरियाना ट्रेंच है। ये क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपसे और सवाल पूछता है अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पे आता है। तो अटलांटिक महासागर का अगर आपसे पूछे तो इस बुक के हिसाब से जो है याद रखिएगा 82963800 याद रखेंगे। इसका वर्ग क्षेत्रफल वर्ग किमी में फैला हुआ है। किसका? अटलांटिक महासागर का, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। तो अटलांटिक महासागर का अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि आपका वो अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बताइए वर्ग किमी में, कितना वर्ग किमी में फैला हुआ है, तो हम बताएंगे 82963800 याद किया मतलब 3800। तो ये अटलांटिक महासागर का वर्ग का क्षेत्रफल है। बस सुन लीजिए और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 82 आए और 3800 आ जाए तो आप अटलांटिक महासागर को टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है। इसका अगर अटलांटिक महासागर का अगर पूछे खाई पूछे मतलब गहराई पूछे कौन सा ट्रेंच है, तो हम बताए थे प्योर कर दीजिए अलग, प्योर टेरो रिको बोल दीजिएगा। तो टेरो भी बोलिए या टोरो रिको बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर पे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे वर्ग किमी में पूछे तो हम जानते हैं 73425500 याद रखिएगा। यह हिंद महासागर का क्षेत्रफल जो है वर्ग किमी में है। बात करते हैं हिंद महासागर की, बात करते हैं हिंद महासागर की अगर बात करें तो हिंद महासागर का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे कि वर्ग किमी बताइए तो हम बताएंगे 73425500 बता दीजिएगा मतलब 5500। तो 73 याद रखिएगा और 5500 याद रखिएगा, यही आंकड़े आपका हिंद महासागर का क्षेत्रफल है। अब इसका जो है हिंद महासागर का भी तो ट्रेंच होगा, हिंद महासागर में भी तो गहराई होगी, कोई खाई होगा। तो हाँ, उस खाई का नाम है जावा ट्रेंच, जिसे सुंडा गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त के भी नाम से जाना जाता है और जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा जो कि हिंद महासागर में है। चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर माना जाता है, 5वें स्थान पे माना जाता है। तो आर्कटिक महासागर जो है इसकी जो अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 14056000 याद रखिएगा मतलब 14,056,003 याद रखिएगा। तो जैसे ही 6000 ऐसे याद रखिए, 56,000 याद रख लीजिएगा, ठीक है, 14,056,000 ऐसे याद रख सकते हैं। आर्कटिक महासागर का अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम बताएंगे 14,056,000 बता दीजिएगा मतलब 000 लिख दीजिएगा। तो ये है आपका क्षेत्रफल आर्कटिक महासागर का। आपसे पूछेगा भाई इसका भी तो गर्त होगा, तो गर्त है, इसका बेसिन है यूरेशियन बेसिन। तो इसमें अगर पूछेगा कि आर्कटिक महासागर में
कौन सा सर्वाधिक गहरा भाग है, तो वो है यूरेशियन बेसिन। बात करते हैं आपको अनअकैडमी की तरफ से जो क्वेश्चन बने हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं, वो है कि नहीं सही हम नहीं जानते, लेकिन चलिए वो भी बता देता हूं, क्योंकि अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे देखिए बता देते हैं, प्रशांत महासागर का अनअकैडमी के हिसाब से अगर देखा जाए, आंकड़े अगर पूछे, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का आंकड़ा जो है वर्ग किमी में, तो वो है 155,7,0,0 है। समझ गए? 7,000 है लास्ट में, याद रखिएगा। तो 155, 55, 7,000 जो है इसका बताया गया है अनअकैडमी की तरह। और दूसरा चीज, अटलांटिक महासागर का आंकड़ा कितना बताया गया है, तो पता है 106,46,0,0,0 है। याद रखिएगा, इतने आंकड़े अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल के आंकड़े के मामले में थोड़ा सा आंकड़ा आगे पीछे है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर याद रखिएगा, इसी आंकड़े को आप याद रखेंगे ज़्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन लेवल इसी से है ज़्यादातर। हिंद महासागर की अगर बात करते हैं, तो हिंद महासागर के आंकड़े भी चेंज हैं। कितने हैं पता है? 6856,0,0,0 है, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर, क्योंकि एनसीईआरटी का ही मानता है, याद रखिएगा, कोई भी सेंट्रल एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट का, तो एनसीईआरटी को ज़्यादातर प्रेफर करता है, तो उसके आंकड़े ज़्यादा मानते हैं, तो उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, स्टेट का तो नहीं कर सकते, सेंट्रल एग्जाम का तो पक्का कर सकते हैं। तो आर्कटिक महासागर का ये आंकड़े तो आप जानते हैं, लेकिन वो आंकड़े कितने थे, तो उसके थे 1324,0,0,0, 4 जीरो है, याद रखिएगा। तो ये थे, तो ये आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और उसका भी जो दक्षिण सागर की बात करते हैं, तो उसका जो है चौथे नंबर पे जो मैंने बताया था, वो जो है 20327,0,0 है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो स्किप करके आप चले आइएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें भी करते हैं। तो चलिए, वर्तमान में जो भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, तो हम जो भूमध्य सागर को जानते हैं, जो हमारा जो वर्तमान में जो भूमध्य सागर हम बोलते हैं, वो बताइए प्राचीन महासागर का जो है अवशेष जो है किसका मानते हैं हम लोग, तो हम मानते हैं टेथिस महासागर का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो भूमध्य सागर जो वर्तमान में आप नाम सुने हैं, वो पता है पहले क्या था, तो हाँ, पहले था टेथिस महासागर था, वही उसी का हिस्सा माना जाता है भूमध्य सागर। ऐसे याद हो गया? याद हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। अब आगे सवाल और क्या बन सकते हैं, तो देखिए, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग। तो जैसे ही द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग की बात होगी, तो किस महासागर से होकर गुजरता है, तो जैसे ही ट्रेड मार्ग की बात होगी, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग की बात होगी, तो हम लगा देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये भी बांटा गया है, उत्तरी दक्षिणी करके बांटा गया है, लेकिन अटलांटिक महासागर ऑप्शन में हुआ तो अटलांटिक महासागर लगा दीजिएगा। अगर उत्तरी और दक्षिणी करके रहे तो हम उत्तरी महासागर, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर लगा के चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग जो है किस महासागर से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहाँ, तो प्रशांत महासागर में। अब रीफ मैंने बताया था, क्या बताया था, प्रवाल भित्ति को ही बोला जाता है, कोरल रीफ। तो आपको बताएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है, बताइए कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है। अब ये मार्ग है, ट्रेड मार्ग है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, लेकिन रीफ पूछ रहा है, प्रवाल भित्ति की बात कर रहा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। अब सवाल और क्या बनता है, शेली बीज सागर कहाँ स्थित है, तो शेली बीज एक सागर है जो कि कहाँ स्थित है, तो वो है आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर क्या है, सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। उत्तरी अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर क्या है, दूसरे नंबर पे आने वाला, क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। ये याद हो गया। इसकी जो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते, मान लीजिए प्रशांत महासागर का अगर बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर का जो मरियाना ट्रेंच है, उसकी गहराई पूछेगा कितना मीटर है, तो हम बताएंगे 11034 मीटर बता देंगे, याद रखेंगे।
आपसे ये भी पूछता है कि आर्कटिक महासागर में बताइएगा, आर्कटिक महासागर में कौन सा खाई है, मतलब कौन सा है, तो हम बताते हैं यूरेशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। इसकी अगर गहराई पूछता है तो 1870, एक और बताया गया है 1637 बताया गया है, ऐसे बताया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पूछता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको आगे कर चल के सवाल बन सकते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा होगा, किस महासागर में सेसेल गणराज्य स्थित है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में गणराज्य स्थित है। तो आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें सेसेल्स गणराज्य स्थित होते हैं, तो सेसेल गणराज्य स्थित होंगे तो हिंद महासागर में होंगे। अब सेसेल गणराज्य है क्या, ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा। तो ये सेसेल्स गणराज्य है, ये सेसेल गणराज्य है क्या, जो कि हिंद महासागर में है। तो ये पता है 115 द्वीपों का समूह है, 15 द्वीपों का समूह माना जाता है। ये एक तरह से द्वीपों का समूह का राष्ट्र कहिए कि है, इसीलिए को सेसेल गणराज्य कहते हैं। और ये जो है कहाँ है, हिंद महासागर में है। चलिए आगे चलिए। अब देखिए ये सवाल देखिए, बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है, अवस्थित कहिए स्थित कहिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बताएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर ऑप्शन दे सकता है, नहीं तो उत्तरी अटलांटिक देगा। तो उत्तरी अटलांटिक में बरमूडा त्रिभुज, ये भी क्लियर। समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए, तो 71%, तो ये खुद घेरे हुए, आप जानते हैं कितने प्रतिशत, 71%। तो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए, 71%। और सवाल क्या बनने की संभावना है, तो देखिए कौन सा सागर जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है, तो हम बताएंगे सारगैसो सागर। ये भी उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यह एक विशाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, सरगैसो सागर, याद रखेंगे, सिंपल बात है। ये आपको बहुत और इसके बारे में भी बहुत डिटेल है, लेकिन हम चलते हैं इसे। ऐसे भूरे रंग का सवाल आपको इसमें ज़्यादातर मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अब इसी पे चर्चित है। देखिए ये सवाल कर भी दिया, सरगैसो सागर जो है किस महासागर में स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब सरगैसो क्या है, अब सरगैसो आपको लग रहा होगा क्या है, तो समुद्री घास है, जिसको भूरे रंग का शैवाल होता है उसमें। तो ये जो सरगैसो जो है, याद रखिएगा ये समुद्री घास होता है जो कि उत्तरी अटलांटिक में महासागर में है। ये भी याद रखिएगा, ये एक तरह से मरुभूमि है, ठीक है। आगे सवाल है तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है, तो जैसे ही तस्मान सागर, ठीक है, जैसे सरगैसो सागर है उसी तरह तस्मान सागर है, तो किस के मध्य अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। तो तस्मान सागर अगर पूछे कि बताइए कि कौन कौन से मतलब किसके किसके बीच में ये अवस्थित है, किसके मध्य में अवस्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य में जो है तस्मान सागर स्थित है, जो कि हम पढ़ चुके थे तस्मान सागर के बारे में, है ना। पहला टॉपिक वही था, उसके बाद ही ये सेकंड टॉपिक है। किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है, तो महाद्वीपों को स्पर्श कौन कौन सी करती है, तो ये भूमध्य सागर करती है, ठीक है। तो मतलब कौन सा 3 महाद्वीप है, तो आगे तो यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका है, और पश्चिमी एशिया के बीच जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर सवाल बना है कि किस महासागर के चारों ओर समुद्री धारा प्रवाहित होती है, तो ये सारगैसो सागर के होते हैं। और सरगैसो सागर कहाँ है, तो ये है अटलांटिक महासागर में, और इसमें जो है भूरे रंग के जो हैं शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। और सवाल तो आप याद रखिएगा, सरगैसो सागर जो अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ये पता है ये समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, मतलब चारों ओर से ये समुद्री धारा प्रभावित करता है, चारों तरफ से। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ से समुद्री धारा नहीं निकलती, चारों एंगल से आप जाइए घूमिए तो मिलेगा आपको। अब सवाल क्या पूछता है, काला सागर किस देश में स्थित है, तो हम बताएंगे रूस में स्थित है। तो जैसे ही आपको काला सागर पूछे, तो काला सागर जो है किस देश में स्थित है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो रूस में बताइएगा। काला सागर शब्द आए तो रूस को टिक लगा दीजिएगा। याद रखिए काला सागर जो है किस देश में है, तो ये आपको रूस में है, और ये एक तरह से महाद्वीपीय समुद्र है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है।
कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो ये अरल सागर, मैंने बोला था अरल सागर स्थलबद्ध मतलब इसमें अब जो है पानी है ही नहीं, स्थलबद्ध हो गया है, मतलब स्थल बन चुका है अरल सागर, है ना। जो कि आपको सुने होंगे अरल सागर का नाम कर्जिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, वो जगह पे थे जो कि अब स्थल बन चुका है, अब पानी नहीं रह गया है, याद रखेंगे, ठीक है। किस सागर का तट नहीं है? कौन सा सागर का तट नहीं है? तो यही तो है, सरगैसो सागर का तट कहाँ से होगा? ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है ना। तो इसका जो है कोई तट नहीं होता, सरगैसो सागर का अभी तक कोई तट नहीं है, ये जान लीजिए। आगे सवाल बनता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर माना जाता है, ठीक है। प्रशांत महासागर का ही हिस्सा माना जाता है दक्षिणी चीन सागर। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है कि विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर अगर पूछे तो दक्षिणी चीन सागर ही बताइएगा, और अगर पूछ देता महासागर तो हम प्रशांत महासागर लगा देते। देखिए आपसे सवाल क्या पूछेगा, विश्व की सबसे बड़ी खाई, तो विश्व की सबसे बड़ी खाई कौन है? तो मैक्सिको की खाई है। मैक्सिको की खाड़ी आप सुने होंगे, तो मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ, है ना। तो ये पता है पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है ये मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है, कौन? मैक्सिको की खाड़ी। सवाल पूछता है कि यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला जो सागर है उसका नाम बता सकते हैं? तो हाँ बताएंगे, मारा सागर है, मारा सागर है। तो मारा सागर जो है यूरोपियन और एशियाई तुर्क को अलग करती है। देखिए कौन सी समुद्री नहर उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है? तो ये जो दोनों को जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, वो जोड़ती है किल नहर। और किल नहर जो है क्या है? समुद्री नहर है, समुद्रिक नहर माना जाता है, मतलब समुद्री नहर है। और ये उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को जोड़ती है, कौन? तो किल नहर। विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये जो है हड्सन की खाड़ी, हडसन बोला जाता है, हडसन भी कर देता है कहीं कहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना, हडसन है, से याद रखिएगा। तो हडसन की खाड़ी जो है याद रखेंगे, ये जो है विश्व की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी इसी की है, किसकी? हडसन की खाड़ी की। कि बताइए भाई कि विश्व की सबसे जो है लंबी जो है खाड़ी कौन सी है जो कि तटरेखा में सर्वाधिक लंबी है? तो वो है हडसन की खाड़ी। किसमें? हडसन की खाड़ी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य, ये इजराइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है। तो आप मृत सागर के बारे में पढ़े थे, मैंने जो वीडियो इससे पहले का वीडियो है वो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य अगर पूछ दे कि कौन सा सागर है तो हम बताएंगे मृत सागर है। अब मृत सागर है तो देखिए मृत सागर क्या है? तो सबसे अधिक लवणीय सागर को बोला जाता है मृत सागर। लवणीय मतलब नमक वाला ज़्यादा, लवणता वाला ज़्यादा, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन है? लवणीय सागर कौन है? तो मृत सागर है। मृत सागर जो है किसके किसके मध्य है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य है, बीच में मतलब बह रही है। आगे देखिए एक सवाल मैंने बोलना भूल गया था, पृथ्वी का जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है कि नहीं? तो 7 महाद्वीप जो है याद रखिएगा, महाद्वीप जो है वो उसका जो है देश पूछता है। जैसे अफ्रीका के देश पूछता है तो 54 देश हैं अफ्रीका में, एशिया का पूछता है तो 48 देश हैं एशिया में। आपसे यूरोप का देश पूछता है, यूरोप में कितने देश हैं? तो 50 देश माने जाते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका कम आंकड़े है। उत्तरी अमेरिका का देश पूछता है तो 23 देश होते हैं, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका का पूछता है तो 12 देश होते हैं। अगर अटलांटिक महासागर का पूछता है तो इसका जो है क्लियर नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया का भी उतना कंफर्म नहीं किया हुआ है, इसलिए इन दोनों का क्लियर नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर भारत से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं, तो हम लोग को पढ़ना आवश्यक है। तो देखिए कौन सा ऐसा महासागर जो है उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, मतलब एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है, मतलब एशिया महाद्वीप से संबंधित है, तो वो हम बताएंगे हिंद महासागर। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर के बारे में ये तो सवाल जरूरी नहीं है कि आपसे ये डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछे, सवाल ये भी पूछ सकता है कि हिंद महासागर जो है कहाँ पे स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूछता है कि हिंद महासागर जो है किधर स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
हिंद महासागर का अगर बात करें तो किस किस से घिरा हुआ है हिंद महासागर, तो आगे तो सबसे बड़ी बात तो कि ऑस्ट्रेलिया, आगे तो एशिया तो आप जान ही रहे हैं, पश्चिम में अफ्रीका से घिरा हुआ है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है हिंद महासागर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एशिया तो है ही, आपको पश्चिम में अफ्रीका मिलेगा, पूरब में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। देखिए विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है कि नाइटिंग ईस्ट रोज कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में है। जैसे नाइटिंग ईस्ट रोज अगर आपसे पूछे कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में। देखिए सूडान ट्रेंच कहाँ है, तो हम बताएंगे हिंद महासागर में। सूडान ट्रेंच को ही बोला जाता है जावा ट्रेंच बोल सकते हैं, जावा गर्त बोल सकते हैं। कि कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जाना जाता है, मतलब लोकप्रिय है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये भी पढ़ेंगे गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म है ठंडा है, तो ऐसे तो आप जान गए कि गर्म है, क्योंकि भाई यूरोप में जो है गर्म कम्बल के काम आता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ऐसे सवाल समझ गए। देखिए किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं, तो वो कहा जाता है पता है, अल नीनो जलधारा को। तो अल नीनो जो जलधारा है उसे क्रिसमस के बच्चों की धारा कहा जाता है। ये सवाल हूबहू पूछता है। आगे सवाल है कि किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं, तो वो कहा जाता है पता है, क्यूरोशियो जलधारा को। तो क्यूरोशियो जलधारा जो है वो जापान की काली जलधारा है। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, तो वो है पेरू की धारा। तो पेरू की धारा को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी जलधारा के नाम से जानते हैं, तो हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। समुद्री मार्ग की गर्म जलधारा किस ओर जाती है, तो ध्रुवों की ओर जाती है। जैसे ही समुद्र की गर्म जलधारा की बात करेगा कि किस ओर जाती है, तो ध्रुवों की ओर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जो समुद्र का गर्म जलधारा है वो ध्रुव की ओर जाएगी। कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, तो वो है हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा क्या था, पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी जलधारा जो है बताइएगा, दक्षिणी जो गोलार्ध में बहती है उस धारा का नाम क्या है, तो हम्बोल्ट जलधारा है। ये सवाल आपसे पूछता है, देख रहे होंगे, ठीक है। आपसे पूछता है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में होती है, जो कि हम चर्चा किए थे। अब देखिए आ लिखा रहे, ए लिखा रहे, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है, तो पेरू के तट पर होती है। किस तट पे, पेरू के तट पे। हम्बोल्ट जलधारा जो है किस तट के पास बहती है, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। मतलब दक्षिण अमेरिका में तो है ही, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है कौन, हम्बोल्ट जलधारा। और हम्बोल्ट जलधारा क्या है, हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। पेरू की धारा के नाम से भी जानते हैं। और सवाल है कि किस महासागरीय जलधारा का संबंध जो है अल नीनो या एल नीनो, ठीक है, एक ही है, से है, तो हम्बोल्ट धारा से ही संबंधित है अल नीनो। किस द्वीप के द्वारा अगुल हाल जलधारा दो भागों में विभक्त होती है, तो ये होता है मेडागास्कर द्वीपों के कारण होता है। तो देखिए कौन सा ऐसा द्वीप है, तो मेडागास्कर द्वीप है। इसके द्वारा क्या होता है, अगुल हाल जलधारा दो भागों में विभक्त होती है। मतलब अगुल हाल जलधारा जो है दो भाग में विभक्त होती है सिर्फ मेडागास्कर द्वीपों की वजह से। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती है, तो वो मिलती है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर। देखिए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, हम्बोल्ट जलधारा जो है आपको दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे मिलती है, ठीक है। और उसी तरह लेब्राडोर जो है आगे तो सबसे पहली बार की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, ये आप जान गए। और जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो एक दूसरे से कहाँ मिलती है पता है, उत्तरी अमेरिका में ही मिलती है। कहाँ मिलती है, उत्तरी अमेरिका के, और कौन से क्षेत्र में, तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पे ही मिलती है। बस ये सवाल पूछता है। अब देखिए ये सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहने वाली
महासागरीय जलधारा कौन सी है, तो हम बताएंगे कौन सा, तो बेंगुला। बेंगुला जो है जलधारा है। तो दक्षिण मतलब बात करिए दक्षिण पश्चिम तट में बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सा है, तो बेंगुला जलधारा है, जो कि कहाँ है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बोल रहा है। किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पे बहने वाली महासागरीय जलधारा क्या कहलाती है, बेंगुला जलधारा कहलाती है। चलिए आगे सवाल है कि कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण जो है वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है, तो वो जलधारा है किनारी जलधारा। अब किनारी जलधारा जो है, आपसे सवाल क्या पूछता पता है, पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है, कौन सा धारा, तो किनारी जलधारा। और किनारी जलधारा क्या है, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक धारा है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कौन शीत समुद्र धारा है, मतलब समुद्री धारा है, तो वो है हम्बोल्ट धारा, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे आपको मिलता है ना, मिलता है। तो ये कौन शीत समुद्री धारा है, तो हम्बोल्ट धारा है। तो हम्बोल्ट धारा कैसा है, शीत है, शीत मतलब ठंडा जैसा है, ठीक है। रेनिल ऐसे रेनिल बोलते हैं। रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, तो अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनिल। और भी सवाल है कि एक क्वेश्चन महासागरीय जलधारा है किसका, बता सकते हैं, तो कुरोशियो जलधारा। ये सवाल स्पष्ट पूछता है कि एक क्वेश्चन महासागरीय जलधारा जो है वो कौन सी जलधारा है, तो ये है कुरोशियो जलधारा है। अब क्वेश्चन महासागरीय जलधारा आपके माइंड में थोड़ा सा छपा होगा कि है क्या, तो ये क्वेश्चन जो महासागरीय जो जलधारा है, क्वेश्चन मतलब होता है गर्म, तो गर्म जलधारा पूछ रहा है, तो उस गर्म जलधारा का नाम क्यूरोशियो जलधारा है। क्या नाम है, क्यूरोशियो जलधारा। अब आगे सवाल बनता है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कौन सी, वान झील में। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। वान झील का नाम सुने थे, लवणता मतलब नमकीन ज्यादातर, ठीक है। सागरीय एक कौन सा जो सागर था वो बताइए, लवणीय झील में तो क्या है, लवणता है। और एक सागर पूछा था तो मृत सागर में, वो भी लवणता है, ठीक है, लवण है उसमें, ध्यान रखिएगा, सागर और झील अलग अलग है। अब देखिए सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली लवण क्या होती है, सोडियम क्लोराइड होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो सागर जल में अगर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी लवण पाते हैं, तो हम सोडियम क्लोराइड पाते हैं। आपसे और सवाल क्या पूछता है कि सागरीय लवणता का स्रोत है क्या, नदियां। तो आगे सवाल बनता है कि महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा में किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब लैटिट्यूड के मध्य। क्लियर हो गए, तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बात ये फिर से सवाल बना देते हैं। तो महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस अक्षांश के मध्य बनती है या पाई जाती है, तो वो है अक्षांश के मध्य 20 डिग्री से 40 डिग्री के। यहाँ पे देखिए समुद्री जल का औसत लवणता कितना होता है, 35%। देखिए कहीं कहीं अलग अलग देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये 35% ये इस बुक के अनुसार है और सही भी है, और कहीं कहीं मतलब ज़्यादा दे देता है, 36 दे देता है, कहीं 40 दे देता है, तो यहाँ है 35%। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35% अक्षांश के निकट। ये राइट हुआ कि नहीं। अब देखिए समुद्री जल की औसत लवणता कितनी, 35%, तो 35% होते हैं, तो वही तो सवाल यहाँ पे पूछ रहा है कि महासागरीय जल की जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कितने, 35 डिग्री अक्षांश पे। और अभी आप जस्ट पढ़े थे कि सागर में 20 से 40 डिग्री अक्षांश मध्य है, तो ये 35 डिग्री दे दिया, तो क्या दे दिया, सही तो दिया ना। 20 से 40 के बीच में कोई भी आंकड़े दे देगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, मतलब निकट, मध्य कहिए निकट कहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, तो वो बढ़ता है।
सोचिए, मतलब महासागरीय जलधारा, जलधारा बोल रहा हूँ, जल की लवणता अगर बात करें, नमकीन जो खरे होते हैं, लवणता जो होता है गहराई में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, बढ़ेगा ही ना। जितना गहराई होगा उतना वृद्धि होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, आपसे और सवाल क्या बनता है कि किस सागर में लवणता की मात्रा सर्वोच्च है, तो वो मृत सागर में सबसे ज्यादा है। सागर पूछ रहा है, अगर झील पूछता तो बौन झील लगा देते। मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? उच्च लवणता का कारण पता है, वाष्पीकरण का उच्चतम दर होता है, इसलिए ये हो जाता है, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये बताया जाता है। आगे सवाल है, काला सागर में लवणता की मात्रा जो है कम होने का कारण क्या है? तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होना। मतलब काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने पर, लवणता की मात्रा अगर कम हो तो वो कारण क्या है पता है? नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होना, स्वच्छ जल की आपूर्ति होना। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो लवणता अगर महासागर की पूछे तो अटलांटिक, सागर का पूछे तो मृत सागर, झील का पूछे तो बौन। याद रखिएगा, लवणता अगर पूछ रहा है तो, और सबसे अधिक अगर पूछ रहा है महासागर का तो अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे ज्यादा है। देखिए, अरब सागर के पानी का और लवणता, पानी भी और लवणता कितना माना गया है? तो 35 पीपीटी। अब 35 पीपीटी की बात करें तो अरब सागर के पानी का और लवणता का पूछे तो हम बताए हैं 35 पीपीटी। अब 35 में स्पष्ट रूप से बोला जाता है व्यवहारिक लवणता या पूर्ण लवणता, याद रखिएगा। और इसीलिए जो है इसका पीपीटी का मतलब परसेंटेज में बता रहा है। परसेंटेज में क्या बताता है कि 35.1% होते कि उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवण का कारण है, तो वो है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण। तो उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है? तो लवणता के कारण मतलब उत्तरी सागर में अगर पूछा जाए कि लवणता का कारण क्या हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण होता है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे सवाल पूछता है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? घट जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में अगर पूछे, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का समय की बात हो रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में अगर उच्च अक्षांश में महासागरीय जल की लवणता क्या होगी? तो ये हमेशा घट जाती है। क्या होती? घट जाएगी हमेशा। अब देखिए, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो हम जानते हैं 71% है ना। 71% तो है ही जल, है कि नहीं? क्षेत्रफल के हिसाब से, पृथ्वी के समस्त के हिसाब से 71% तो जल है ही। कि उत्तरी महासागर में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत पूछे कितना है, तो हम बताएंगे 60.7% है। इसी जगह पर 7.8 दे देता है, 61% दे देता है, तो क्या कर सकते हैं? ये आंकड़े डिपेंड करता है, क्योंकि 7 से अगर ज़्यादा मतलब 5 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 7, 8, 9, तो 61 में माना जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का कितना प्रतिशत है? तो ये तो हम 60 जान गए। दक्षिणी गोलार्ध में अगर जलमंडल का विस्तार पूछे तो 80.9% है। अब 80.9 है तो 9 तो ज्यादा हो गया, तो 81% हो गया, यही कर देता है। 80 के बाद 9 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो 81 में ऐड हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे। अगर 80.9 में नहीं देगा तो 81 लगा के आ जाएगा। अगर 80.5 दे देगा तो भी आपको 81 ठीक लगा के आना है, क्योंकि ज़्यादा है। 9 मतलब 81 के लमसम में। उसी तरह 60 है तो 60 की जगह पे अगर 60.2 दे दे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन 60.7 की जगह पे 61 दे दे तो 61 सही हो जाएगा। ये टिक लगा के आइएगा। आगे सवाल बनता है कि ये सवाल क्वेश्चन ये छूट गया। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला अगर भाग पूछे, तीव्र ओर से ढाल करता है मतलब बहता है, तो वो मग्न ढाल कहलाएगा। महाद्वीप मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित क्या है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल है, भी कहा जाता है। और इसी मग्न तट में ही तो ये है, किसके? मग्न तट और गहरी सागरीय मैदान के मध्य स्थित है कौन? मग्न ढाल। ढाल मतलब ढलकाओं की सेंस में, और क्या, इसमें कोई ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। महाद्वीप मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में। जैसे ही मग्न तट की बात करें तो इसकी चर्चा भी हम किए थे। इसी में मग्न ढाल भी होता है और तीव्र गति से होता है, इसी को मग्न ढाल को ही कहते हैं। किस स्थान से अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री
आहार प्राप्त किए जाते हैं तो वो महाद्वीपीय मग्न तट से, मग्न तट से होता है। तो मग्न तट से सबसे ज़्यादा, मग्न तट कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, मतलब मछली और अन्य समुद्री आहार जो है आपको अटलांटिक महासागर में मिलता है सबसे ज़्यादा। और उसमें भी कौन सा तट पे? तो मग्न तट पे। ये क्लियर हो? दो तरह से कन्फ्यूजन है। एक तो लिख रहा है मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यहाँ पे लिख रहा है विश्व का सर्वाधिक चौड़ी जो है महाद्वीप मैग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। तो ये सही है। कैसे बता देते हैं? तो जैसे ही बात करें कि मैग्न तट का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अटलांटिक महासागर में, क्योंकि वहीं स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चौड़ी महाद्वीप मैग्न तट जो है किस महासागर में स्थित है, तो आर्कटिक महासागर टिक लगा के आइएगा। क्लियर हो गया? आगे सवाल और क्या बनेगा? भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है उसे कहते हैं महाद्वीपीय मैग्न तट। अब सोचिए, समुद्र के अंदर से डूबा हुआ है, सिंपली बात है। तो भूमि से डूब गया है, समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर है तो अटलांटिक आर्कटिक का हिस्सा तो होगा, जो कि सबसे चौड़ी मैग्न तट आपको मिलेगा आर्कटिक में। लेकिन और मैग्न तट जो है सबसे विस्तार अगर पूछेगा तो अंटार्कटिक में लगा दीजिएगा, अंटार्कटिका महासागर में। ठीक है। आगे सवाल है कि संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने भाग पर महाद्वीप मैग्न तट का विस्तार है? तो हम बता देते हैं 7.5% भाग पर यह फैला हुआ है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 76%। तो आपको मैदान का विस्तार मिलेगा 76%। विश्व के कुल खनिज तेल तथा उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मैग्न तट से प्राप्त होता है? तो वो होता है 20%। कितना होता है? 20%। देखिए, निम्न मैग्न तट भी दे देता है और मैग्न तट भी एक ही होता है, तो याद रखिएगा 20% ये होता है। और सवाल बनता है कि गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो यह है प्रशांत महासागर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो गंभीर सागरीय मैदान जो है इसका सर्वाधिक विस्तार पता है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है। और यही पूछता है, और भी महासागर में है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर विस्तृत रूप से पूछे तो प्रशांत महासागर। जैसे मैग्न तट का क्या पढ़े कि सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। लेकिन चौड़ा कौन सा है? तो आप बताएंगे आर्कटिक महासागर में। तो ये है। उसी तरह ये आपका है कि गंभीर सागरीय जो मैदान है सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? प्रशांत महासागर में। अब देखिए, महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या अगर पूछे किस महासागर में, तो गर्तों की अगर पूछे तो हम बताएंगे कहाँ? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा है ही। खाई की बात करें तो समुद्री पहाड़ियों के नीतल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 1000 मीटर ऊंचाई होती है। आगे चलेंगे। विश्व में जलमग्न जो आप देख रहे हैं केनियन की संख्या कितनी है? तो 102 है। तो केनियन की संख्या अगर डायरेक्ट पूछे कि जलमग्न हो गया है विश्व में, जलमग्न जो केनियन की संख्या अगर पूछे तो 102 बता दीजिएगा, 102 बताएंगे। महासागरीय गर्तों की समानता गहराई कितने मीटर होती है? तो 5500 मीटर लगभग होती है। कितनी होती है? 5500 मीटर लगभग होती है। ठीक है। आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो हम बताएंगे मेरियाना। कौन बताएंगे? मेरियाना। तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो मेरियाना है। अब विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है, तो वो है फिलीपींस के पास। तो ये पूछा है कि चैलेंजर गर्त जो है बताइए कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस के पास स्थित है। और यही सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन है? तो मेरियाना गर्त है। अगर पूछेगा सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं गुआट के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक नीतल पहाड़ी किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। यही तो है नीतल पहाड़ी। अब चलते हैं थोड़े फन के साथ और मस्ती के साथ करते हैं विश्व की जलधाराएं, महासागर एवं उसके प्राकृत मतलब कहने का मतलब कौन सी जलधारा है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है। तो हम आगे पढ़ेंगे गर्म जलधारा जो कि कौन कौन है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं जलधारा। तो एल नीनो जलधारा, एल नीनो रहे या यहाँ पे एक जगह पे अ रहेगा, अल नीनोन भी बोलता है।
तो एल नीनोन या अल नीनोन जलधारा जो है ये कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। अब प्रशांत महासागर आप जाइएगा तो वहाँ पे गर्म जलधारा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? गर्म जलधारा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि गर्म जलधारा का नाम बताइए, तो हम बताएंगे एल नीनो जलधारा है। ये एल नीनो जलधारा है वो किस महासागर में है? तो हम बताएंगे प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर में है तो ये बताइए कि कौन सा जलधारा है? गर्म जलधारा है। ये सवाल हो गए। आपसे और सवाल पूछेगा कि सुशीमा, सुशीमा एक नाम है, सुशीमा, सुशीमा की जलधारा जो है किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में है तो कौन सी जलधारा बहती होगी? तो भाई प्रशांत महासागर में है तो गर्म जलधारा तो बहेगा ही, ज़्यादातर गर्म ही बढ़ेगा। प्रशांत महासागर में कौन सा जलधारा बढ़ता है? ज़्यादातर गर्म होता है, तो गर्म ही बोलेंगे। तो सुशीमा की जलधारा जो है आप याद रखिएगा वो गर्म जलधारा छोड़ती है और किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में दो तो आप पढ़ लिए, एल नीनो जलधारा और सुशीमा की जलधारा, जो कि दोनों गर्म जलधारा है। अब अलास्का का जलधारा की बात करें तो ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। तो एनीनो, सुशीमा और अलास्का जलधारा जो है प्रशांत महासागर का है, जो कि गर्म जलधारा है। ये भी आपको पढ़ लिए। क्यूरोसियो की जलधारा जो कि हम ऊपर पढ़े थे, तो क्यूरोसियो की जलधारा भी आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा और गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। तो आपसे क्यूरोसियो की जलधारा पूछ दे कि कौन सी जलधारा है, तो हम बताएंगे गर्म जलधारा है। कहाँ पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अब उसी तरह उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। जैसे ही प्रशांत महासागर आए तो गर्म जलधारा टिक जरूर लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका। बस इतना जान लीजिए। उत्तरी प्रशांत प्रवाह अगर पूछे तो ये भी प्रशांत महासागर में है और ये भी गर्म जलधारा है। अगर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा पूछे तो ये भी प्रशांत महासागर में है, तो गर्म जलधारा ही होगा ज़्यादातर, याद रखिएगा। आपसे और पूछेगा कि भाई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहाँ है? तो ये भी प्रशांत महासागर में है, ये भी गर्म जलधारा है। अगर विपरीत विषुवतीय रेखा जलधारा पूछे, रेखीय जलधारा, तो प्रशांत महासागर में ये भी गर्म जलधारा है। अब चलिए, अब तो ये आप पढ़ दिए गर्म जलधारा प्रशांत महासागर का। अब प्रशांत महासागर का ठंडा जलधारा भी तो है। कौन कौन है चलेंगे पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 4 से 5 होगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद हिंद महासागर में आता है। तो आगे तो पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, तो इसको थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। अब सवाल करते हुए चलेंगे। अब देखिए, एल नीनो जलधारा, सुसीमा जलधारा, अलास्का की जलधारा, क्यूरेशियो की जलधारा, उत्तर विश्वीय रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये सब जो जलधारा है ये सब जलधारा प्रशांत महासागर का है, जो कि गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलते जाऊंगा आप रिपीट करते जाइए। दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा, ये सब जलधारा जो है हमारा प्रशांत महासागर का जलधारा है और ये सारे गर्म जलधारे हैं। बस इतना जान गए। प्रशांत महासागर में कुछ ठंडी जलधारा भी है जिसका नाम है क्यूराइल जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, जो कि ठंडी जलधारा है। अगर पूछे कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ये भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ठंडी जलधारा के रूप में जानते हैं। अब ये जान गए तो एक आता है अंटार्कटिका प्रवाह, याद रखिएगा, जो कि ये भी प्रशांत महासागर का ही है, जो कि ठंडी जलधारा है। समझ गए? तो आपसे पूछेगा कि अंटार्कटिका जो प्रवाह है वो प्रशांत महासागर में है, जो कि ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा है। आपसे ये भी पूछेगा कि कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर है, लेकिन कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा क्या है? प्रशांत महासागर का है, जो कि ठंडी जलधारा है। ये हो गए। आपसे पूछेगा कि भाई अगुलहास की जलधारा क्या है? तो हिंद महासागर की जलधारा है, जो कि गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा क्या है? तो ये भी हिंद महासागर की जलधारा है, गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। और भी सवाल पूछता है कि दक्षिण विषुवतीय रेखा जलधारा जो है वो भी हिंद महासागर का है और गर्म और स्थलीय है, और ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा हिंद महासागर में ही मिलेगा और गर्म एवं परिवर्तनशील है।
क्या है, परिवर्तन करता है, ये बदलता है। आपसे शीतकालीन मानसून प्रभाव पूछे तो हिंद महासागर में ही है, गर्म और परिवर्तनशील है। तो दो तो परिवर्तनशील है, मानसून की जलधारा दोनों है जो कि ग्रीष्म और शीतकालीन है। ये जो परिवर्तन है हिंद महासागर में मिलेगा। आपसे पूछेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है आपको हिंद महासागर से है और ये ठंडी और अस्थायी जलधारा है। ये भी क्लियर हो गए। तो आपको अगर पूछते, क्या पूछते कि अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये सब जलधारा जो है आपको ठंडी और अस्थायी मिलेगा, कुछ जो है अस्थायी परिवर्तनशील मिलेगा। और ये सारे जो जलधारा हैं वो हिंद महासागर में पड़ते हैं और ये सारे नाम जो है आपको हिंद महासागर में मिलेगा, मतलब इस तरह का जलधारा। अब चलते हैं अटलांटिक महासागर की बात करते हैं जो कि सेकंड नंबर पे आता है ना, हिंद महासागर तो थर्ड नंबर पे आता है। अब देखिए ये जो उत्तरी विषुवतीय रेखा जलधारा है, दक्षिणीय विषुवतीय रेखा और ये फ्लोरिडा के जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा और ब्राजील जलधारा, ये सब जो जलधारा है या विपरीतीय विषुवतीय रेखा जो गिनी जलधारा है वो सारे जो है अटलांटिक जो है महासागर में है और ये गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है। तो आपसे पूछेगा कि अटलांटिक महासागर में जो है बताइए कौन कौन से महासागर हैं, तो गर्म जलधारा महासागर हैं ये, और कौन कौन है उसका नाम बताइए। तो हम बता देंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर में है, ब्राजील जलधारा जो भी गल्फ स्ट्रीम में है, मतलब सॉरी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ब्राजील जलधारा है, वो सब अटलांटिक महासागर में है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछता है कि फ्लोरिडा की जलधारा जो है किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है जो कि गर्म जलधारा है, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राजील जलधारा पूछता है कि किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है और गर्म जलधारा है। अब और भी अब चलते हैं गर्म जलधारा पढ़ लेते हैं। अटलांटिका तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 और पढ़ने हैं। जैसे देखिए इरमिंजर जलधारा है, रेनेल जलधारा है, एंटीलिन जलधारा है और एक आपका और है, क्या है नाम, तो ये कनारी जलधारा है। तो ये कनारी जलधारा आपको ठंडा नहीं है। ये जो 3 आपका है ये भी गर्म जलधारा है, जिसमें रेनेल जलधारा के बारे में पूछा हुआ है, तो अटलांटिक महासागर में है और गर्म जलधारा है, ये सवाल पूछा हुआ। अब देखिए कनारी जलधारा ये 100% याद कर लीजिए क्योंकि अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर ऐसे बोलते हैं, लोब्राडोर बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो लोब्राडोर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर में है, ये भी ठंडी जलधारा है। तो ये पूछता है कि लेब्राडोर जो जलधारा है वो जो है कहाँ है, तो ठंडी जलधारा है और यह अटलांटिक महासागर में है। आपसे ये सवाल भी पूछता है कि बेंगुला जलधारा जो है कहाँ है, अटलांटिक महासागर में है और ठंडी जलधारा है। और भी सवाल क्या है, और भी है अंटार्कटिका जलधारा अगर पूछे तो अटलांटिक महासागर में है और ठंडी जलधारा है। और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो है अटलांटिक और ठंडी जलधारा है। और एक फॉकलैंड जो है जलधारा है अटलांटिक और ठंडी जलधारा है। क्लियर हो गए। तो सवाल क्या पूछेगा, देखिए लोब्राडोर जलधारा कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, ठंडी जलधारा। ये पूछता है अंटार्कटिका जलधारा कहाँ है, अटलांटिक महासागर में, और या तो क्या ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, और जिस तरह आप सपोर्ट और सब्सक्राइब कर रहे हैं दिल से थैंक यू। और आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं नहीं, ये आप जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।